नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चंद्रयान की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब इसके सियासी नफे नुकसान पर चर्चा शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने इसका श्रेय वैज्ञानिकों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के चलते ही आज देश इस मुकाम तक पहुंचा है। चुनावी साल है, लिहाजा राजनीति होना स्वाभाविक है, श्रेय लेने की होड़ भी स्वाभाविक है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी ने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 ने यह कामयाबी ऐसे वक्त हासिल की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग में थे। जाहिर है उन्हें बधाई देने के लिए वहां पर नेताओं में होड़ लग गई। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो पीआईबी की ओर से जारी की गई है। इनमें देख सकते हैं आपके पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों के नेता एक के बाद एक लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक्स जो कि पहले ट्विटर था, वहां पर भी उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। पीएम मोदी ने भी सभी वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। यह कामयाबी ऐसे समय भी मिली है जब अगले ही महीने G20 की शिखर बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है और साथ ही भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भी उभर रहा है। आज बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर 2018 की चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक सीखकर पीएम मोदी की अगुवाई में चंद्रयान 3 की सफलता पाने का जिक्र किया है। उधर पीएम मोदी भी बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी यात्रा समाप्त कर सीधे बेंगलुरु पहुंचकर इसरो वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सोनिया गांधी ने आज इसरो प्रमुख को पत्र लिखकर वैज्ञानिकों को बधाई दी, तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आज इसरो जाकर वैज्ञानिकों से मिलकर आए, उन्हें बधाई दी। इससे पहले भी देश के खाते में आई कामयाबियों को चुनाव में भुनाया जाता रहा है। तो सवाल यही है कि चंद्रयान 3 की सफलता का क्या असर रहेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए और विनोद अग्निहोत्री कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो बात हम कह रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब चुनावी साल हो और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो तो जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठेगा ही कि जो भी आपकी सफलता होगी, क्या वो चुनाव में एक मुद्दा बनेगी या नहीं बनेगी। और जिस तरह से श्रेय लेने का होड़ लग रहा है कांग्रेस में, बीजेपी में, उससे बिल्कुल साफ है कि दोनों पार्टियां चाहती कि इसका सेहरा उनके सिर पर बंधे। देखिए अखिलेश, आप सही बात कह रहे हैं। एक तो है कि एक खुशी का, जश्न का माहौल है देश में। कल शाम से, कल दिन से ही उसका एक्साइटमेंट था और उसकी परिणति हुई जब जिस समय लैंडिंग हो गई। जब ऐसा खुशी का माहौल होता है तो दो चीज होती है। कुछ चीज तो अपने आप को ट्रांसलेट हो जाती है, लोग को भी ये समझ में आता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। पूरा का पूरा श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों को। लेकिन जब बात ये होती है कि हमारे वैज्ञानिकों की जो क्षमता है वो शुरू से आप देख लीजिए तो काफी काबिलियत, मतलब उनकी अपरंपार थी। क्या उनको हम वो संसाधन मुहैया कर रहे थे? क्या उनको जो सपोर्ट चाहिए था, क्या उनको जो एनकरेजमेंट चाहिए था, वो एनकरेजमेंट सिस्टम और सरकार की तरफ से दिया गया? वो धीरे वो जो प्रक्रिया है उस पे लोग एक जजमेंट करते हैं। अब बीच में एक नंबी नारायण जी का केस हुआ जो मतलब सर्वविदित है, एक मूवी भी आई, कई तरह की और भी चीजें हुई, कुछ फोटोज हमने देखे थे। आपकी पार्टी में क्या है? अब हो क्या रहा है कि कल के बाद जब आप देखेंगे तो उसके पहले जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट में ये कहा था कि किसी विदेशी विद्वान को कोट करते हुए कि जाने से क्या फायदा होता है, और मतलब यूं ही एक तात्पर्य ये था कि यूं ही एक नाम निकल जाता है। कल के बाद जो सारा श्रेय देने की जवाहरलाल नेहरू की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जैसे विश्व योगा डे पे जब यूएन ने डिक्लेयर किया, पीएम मोदी वहां जाकर के कहे थे, तो कोशिश ये थी, आप हर साल वर्ल्ड योगा डे पे देखेंगे कि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू का वो तस्वीर लगा देती और कहती है कि इन्हीं के माध्यम से जी। आज भी देखिए, सब लोग उसकी तारीफ करें, उनको इसरो को चिट्ठी लिखें या जा करके कर्नाटक के मुख्यमंत्री या कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं, चेयरपर्सन हैं, वो अगर कहें बधाई तक ठीक है। लेकिन जब आप उसमें चले जाते हैं कि नेहरू जी और आज के कार्यकाल के बारे में आप चर्चा ही नहीं करते हैं, तो लोग अपने आप उस बात का जजमेंट करते हैं। उसमें किसी को संजय जी हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो बात संजय जी कह रहे हैं कि जब आप पंडित नेहरू तक चले जाते हैं, कहते हैं कि उन्हीं की नीतियों के चलते आज भारत को सफलता हासिल हुई, तो आज की जो सरकार है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है, बीजेपी की ओर से। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि जिस तरह से चंद्रयान 2 के बाद ये खबरें आई कि चंद्रयान 3 के लिए जो है वो तमाम जो चंद्रयान का मिशन जो था उसके लिए कई रास्ते में रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया चंद्रयान 1 के बाद,
तो उससे ये भी एक बात गई है, बीजेपी की ओर से साबित करने की कोशिश की गई कि ये जो प्रयास होने चाहिए थे, जो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और जिस तरह से कल दिग्विजय सिंह जी का बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कई महीनों से इसरो के वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं मिली, जबकि हकीकत ये है कि हर महीने तनख्वाहें मिल रही हैं, तो क्या राजनीतिकरण भी करने का प्रयास किया जा रहा है इसका? देखिए, ऐसा है कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं हमारे विज्ञान के, ये निरंतरता में चलते हैं और निश्चित रूप से हम इसरो की स्थापना का श्रेय नेहरू जी को देते हैं, आर्यभट्ट और भास्कर की लॉन्चिंग का श्रेय हम इंदिरा जी को देते हैं, परमाणु विस्फोट का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी को देते हैं। इसी तरह आज अगर चंद्रयान-3 सफल लैंड हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी का योगदान भी है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसरो से लेकर के और चंद्रयान-3 तक की जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा है, उसमें उस समय जो भी सरकारें रही हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, हम उनको श्रेय देते हैं। तो आज के दौर में आज का श्रेय निश्चित रूप से आज की सरकार को देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व का बहुत योगदान होता है। मेहनत, श्रम, तपस्या, साधना वैज्ञानिकों की है और उसका उत्साहवर्धन और उसके लिए साधन संसाधन जुटाना राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हाँ, ये जरूर है कि अब समस्या कब होती है? समस्या जब होती है कि सिर्फ अकेले अगर एक सरकार श्रेय लेके हमने सब कर दिया, तो पीछे वाले कहेंगे सब हमारे टाइम में भी ये हुआ था, और उसमें होड़ शुरू हो जाती है। मुझे लगता है नेहरू जी तो एक ऐसी फुटबॉल बन गए हैं कि अगर विफलता के लिए सरकार नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है, तो सफलता के लिए कांग्रेस जो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है। कि तो नेहरू जी तो दोनों के लिए एक हो गए हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो नेहरू के जमाने से ही हुआ, इसलिए गड़बड़ी हो गई, और सफलता मिली तो नेहरू ने इसकी नींव रखी थी इसलिए हुआ। मुझे लगता है कि मेरा तो मानना यह है कि विकास निरंतरता में होता है, और श्रेय जो है जब हम तत्कालीन सरकार को उस समय देते हैं, राकेश शर्मा जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कर रहे थे, तो इंदिरा जी की सरकार थी, उसको श्रेय देना चाहिए। आज अगर चंद्रयान-3 के समय लैंडिंग में मोदी जी की सरकार है तो उसको श्रेय मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये उपलब्धि पूरे देश की है और हमारे पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम की है। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है जो मैंने संजय जी से पूछा भी था। संजय जी, चुनाव 8 महीने दूर हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे बनते हैं जिसमें कि राष्ट्रीय, जिसमें नेशनल प्राइड होता है, जिसमें सब लोगों की खुशियां शामिल होती हैं, क्या ऐसे मुद्दे भी बन सकते हैं और क्या इनके आधार पर भी लोगों को वोट देना है नहीं देना इस पर फैसला कर सकते हैं? देश का जो अचीवमेंट है तो तत्कालीन सरकार तो उसको हाईलाइट करेगी और ये एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा। जैसे कल देखिए, जो विपक्षी गठबंधन है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पता ही नहीं था चंद्रयान-3 है क्या, कहाँ जा रहा है, कब लैंड कर रहा है। तो ये चीजें चर्चा में तो कल आई ना। या मान लीजिए कि आप राकेश रोशन वाली बात होगी, स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन वो एक चर्चा में आ गया। अब राजस्थान के एक मंत्री कह रहे हैं कि वो जितने यात्री गए हैं सब सकुशल पहुंच जाए, तो चीजें भी चर्चा में आ गई। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा उसका हादसे का ही पुट भलेगी, लेकिन विनोद जी हंस रहे हैं, उसका चर्चा में वो विषय आएगा। और वो जब चर्चा में आता है तो कई बार मंच से जो चीज नहीं कही जाती है उससे ज्यादा लोगों के बीच में वो चर्चा में आता है। तो इस तरह का जो प्रतिकार होगा या बाकी चीजें होंगी, चूंकि आप प्रणब 24 की बात कर रहे थे, तो इसकी छीटाकशी है, इसकी बातचीत तो अभी से शुरू होगी। एक जश्न का माहौल। अगर आप देखिए, वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया लास्ट टाइम, तो उस समय सोनिया गांधी लेकर के रात में अपने गाड़ी से निकली थी, कितना शोर मचा था, है ना, कि सोनिया जी निकली वो गाड़ी से, वो राहुल जी आईटीओ पर उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी तब सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मान लीजिए कि कल मोदी ने, उन्होंने मानवता के लिए कहा, विश्व के लिए उसका वो कहा, साथ में ग्लोबल साउथ की बात करी, तो उन्होंने सिर्फ वो जो श्रेय है सिर्फ अपनी सरकार के बारे में तो कहा नहीं, वो स्वाभाविक तौर पे वो चीज थी, लेकिन जो दायरा उन्होंने बढ़ा दिया तो उसका टॉकिंग पॉइंट बढ़ जाता। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन चाहे जैसे शत्रु से आप युद्ध करते हैं उसमें जीत मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार होती है वो कहती है कि देखिए देश को जीत मिली है, उसमें उसकी भी भूमिका है। तो कोई भी देश को बड़ी उपलब्धि मिले, उसमें जो भी मौजूदा सरकार रहती है वो तो उसको एक मुद्दा बनाती है। तो शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। वो चाहे सोनिया जी का पत्र हो इसरो प्रमुख को, या आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री का वहां इसरो मुख्यालय में जाना, ये सारी बातें भी दिखाती है कि कांग्रेस को लगता है कि कहीं बाजी हाथ से ना निकल जाए। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए अखिलेश जी, 1971 की लड़ाई भारत ने जीती, जाहिर लड़ाई सेना ने जीती थी, लेकिन श्रेय प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी को, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को दिया जाता है। तो इसी तरह जो भी कारगिल की लड़ाई है भारत हमने जीती, तो अटल जी को श्रेय जाता है, उसका फायदा मिला। और ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसका मोदी जी को उसका लाभ मिला, उसका फायदा श्रेय गया। तो ये तो होता ही है, राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका तो होती ही है। मैं एक और दिलचस्प बात आपसे कहने जा रहा हूँ
मैं ये कहने जा रहा हूं कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, आप भी बहुत अच्छी तरह परिचित हो, संजय जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो इस बात से आहत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र ही नहीं किया गया, जबकि चंद्रयान 1 की जो शुरुआत हुई थी, उसका आइडिया जो कंसीव हुआ था वो अटल जी के जमाने में 2003 में कंसीव हुआ था। डॉक्टर मुरलीधर जोशी उसमें न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, और मीटिंग में ये बात राधाकृष्णन जी ने अभी हाल में एक टॉक में कही, जो उस समय इसरो के स्पेस और टेक्नोलॉजी के अपने अध्यक्ष थे और इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने ये बात कही कि वो सोमयान उसका नाम रखा गया था, तो अटल जी ने कहा नहीं, इसका सोमयान नहीं चंद्रयान रखिए, और चंद्रयान 1 का आइडिया वहां से कंसीव हुआ था। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही, लेकिन बीजेपी ने भी इसको नहीं कहा। आप देखिए दिलचस्प बात ये है, और इसको लेके कई पुराने नेता जिनसे मेरी बात हुई वो बड़े आहत हैं कि हमारी पार्टी भी अपना, कांग्रेस तो नेहरू जी तक चली गई कि नेहरू जी का विजन, नेहरू जी का इसरो, इंदिरा जी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी का भी नाम नहीं लिया, जो कि लेना चाहिए मुझे लगता है। जी ठीक है संजय जी, एक दूसरा प्रश्न जो उठता है, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि जब यह खबर आई तब पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में थे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। अगले महीने आप जानते हैं कि G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, ग्लोबल साउथ की भी एक तरह से इंडिया जो अगुवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो वैश्विक मंच है उस पर भारत का जो कद इससे बढ़ता है, इस तरह की सफलताओं से, वो आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि आगे जाकर के इससे वैश्विक मंच पर भारत की दावेदारी और ज्यादा मजबूत होगी, जिसमें कि आज हमने ये भी देखा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि ब्रिक्स में जब नए सदस्य देश जुड़ सकते हैं, इस तरह की संस्थाओं का सुधार होना चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र की बात भी आएगी कि वहां पर सुरक्षा परिषद में आखिर भारत को जगह क्यों ना मिले। एक ऐसा देश जो चौथा देश है दुनिया का जिसने कि सफलतापूर्वक वहां पर चांद पर अपना यान उतारा है, और दक्षिणी ध्रुव में उतारा है जहां पर कि अभी तक कोई नहीं गया। ये संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की बात हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर विनोद जी वो नेहरू जी का जो फुटबॉल वाली बात है वो वहां पे वापस चली आएगी, क्योंकि 50 के दशक में क्या हुआ था। बस गई बात ब्रिक्स का जो चल रहा है, वहां 2 ऐसे देश हैं जो चांद पे अमेरिका के अलावा वहां पे गए। शी जिनपिंग वहां पे मौजूद हैं, रशिया के प्रेसिडेंट नहीं है, उनके मंत्री वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे समय में, जिस समय में हमारा वो लैंडिंग हुआ था। बाकी लोग वहां पे करें, उन्होंने बहुत, मोदी जी ने सोच समझ के ग्लोबल साउथ की बात करी, और जो मानवता की का वो है कि ह्यूमैनिटी का ये। और दूसरी चीज ये है कि लगातार इस बात को कह रहे हैं, हमारा जो वर्चस्व है ये एक दिन की बात नहीं होती है। अब ग्लोबल मैप पे आप अपने को जो स्थापित कर रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीजों में हमने अपनी उपलब्धियां हासिल की। हमने जो क्राइसिस का दौर है, 2 अभी ग्लोबल क्राइसिस सबसे बड़ा आया, एक कोविड और दूसरा यूक्रेन और रशिया वॉर। इन दोनों में हमने अपना जो संतुलन बनाया और दुनिया को ये भी बता दिया, क्योंकि अभी तक यूरोप, मतलब जो जयशंकर कहते हैं उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि यूरोप जो है अपना प्रॉब्लम जो है और दुनिया भर को नसीहत देता है, वी स्टूड ऑन आवर ग्राउंड, हम अपनी जमीन पे बराबर मजबूती से खड़े रहे। तो ये जो है अगला जो G20 का होगा, हालांकि बाई रोटेशन होता है, लेकिन हम लोग जिस तरह से भारत शोकेस कर रहे हैं या दुनिया के सामने सब जो सभी प्रदेश, सभी राज्य मिलकर के कर रहे हैं, G20 एक अगर अच्छा होता है, और उसमें मोदी ब्रिक्स में भी उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे और G20 में भी उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक प्रेजेंस है, बहुत सारी चीजों को मिला करके। अब जैसे चंद्रयान पे 10 सेकंड, अब NYT का एक कार्टून, काफी मतलब पुराना कार्टून फिर से वो काफी चला था, जिसमें भारत के बारे में क्या कहा गया था। ये चीजें हैं कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, देश कैसे बदलता है, वो चीज मतलब आज वो लोग मतलब कट डाउन टू अ सॉरी फिगर है। BBC का भी यही कारण है कि बीजेपी ने भी आज जो वीडियो जारी किया उसमें पीएम मोदी को प्रमुखता से दिखाया है। कल भी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने जो बधाई दी थी वैज्ञानिकों को, उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी की अगुवाई के कारण भी ये संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो चंद्रयान 3 की सफलता है उसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें 98 नेताओं को जगह दी गई, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश का नाम नई सूची में नहीं है। यह साफ है कि कभी पत्रकारिता की दुनिया से राजनीति में आने वाले हरिवंश के ताजा रुख से पार्टी नेतृत्व नाराज है। बीते महीने हरिवंश ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन जेडीयू की नई कार्यकारिणी में उन्हें जगह नहीं मिली। 22 महासचिवों और 7 सचिवों वाली इस कार्यकारिणी में वो विशेष आमंत्रित सदस्य भी नहीं हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू के किसी बैठक में हरवंश नहीं आए हैं। हरवंश जी देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। पत्रकारिता में सम्मानित सदस्य रहे हरवंश को कभी जेडीयू ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उपसभापति बनने के बाद उनके रवैये से जेडीयू के लोग दुखी रहे हैं। दिल्ली से जुड़े बिल पर वोटिंग से वो अलग रहे। इसके पहले भी कुछ मामलों में उनके रुख से पार्टी के लोग नाराज रहे। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस विवाद को ये कहकर टालने की कोशिश की कि हरवंश अब संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन विधानसभा में उपसभापति महेश्वर हजारी इस कार्यकारिणी में सदस्य हैं। फिलहाल हरवंश का जनता दल यूनाइटेड में भविष्य कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस एनडीटीवी का मेगा कॉन्क्लेव देखना न भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञों और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए केवल एनडीटीवी नेटवर्क। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।